हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़। आज यहां पर मैं बिजनेस स्टडीज़ के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो एग्ज़ाम में आए हुए थे। पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूं जिसमें मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो पहले एग्ज़ाम में आए थे वो बताए हैं। आज यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट कुछ सालों में आए हैं। आज पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा, इनको जो हमें पैटर्न है एग्ज़ाम का वो पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला जो चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उस चैप्टर के ये क्वेश्चन है। मैं भी ये क्वेश्चंस पुराने जो पेपर्स हैं उन्हीं से निकाल कर लाई हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यदि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहले क्वेश्चन में लिखा है मीता हैज़ अ सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस एट बीकानेर नेमली स्मार्ट फ्लेवर्स। मीता है, उसका एक बिजनेस है जिसमें वो आइसक्रीम बनाती है, उसका नाम है स्मार्ट फ्लेवर। उसकी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है। वो आइसक्रीम बनाती है फ्रेश मिल्क से और उसकी बहुत सारी रेंज है, आइसक्रीम्स के डिफरेंट फ्लेवर्स की रेंज है, ठीक है ना। अब उसका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर को इतना अच्छा आइसक्रीम प्रोवाइड कराए कि कस्टमर वापस उसको ख़रीदने आए। उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। तो उसका क्या पहला एडवांटेज है कि वो अपने बिजनेस को अच्छे से चलाना चाहती है, हायर प्रॉफिट अर्न करना चाहती है और कॉस्ट को, इसके लिए उसने कॉस्ट को कम करना स्टार्ट कर दिया। पर इसके बाद कभी कभी क्या होने लगा कि जब वो डिलीवरी करने लगी आइसक्रीम की, ठीक है ना, तो उसको उसमें डिले होने लगा। लिखा है ना सम टाइम, देखिए यहाँ लिखा है दिस वुड सम टाइम लीड टू डिले इन डिलीवरी एंड आइसक्रीम वॉज नॉट रीचिंग मार्केट एट द टाइम। जब पहुंचना चाहिए आइसक्रीम को तब वो मार्केट में नहीं पहुंच पा रही है। अब आइसक्रीम की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आइसक्रीम पहुंच नहीं रही है। इसके कारण आइसक्रीम की डिमांड हो गई डिक्लाइन, क्योंकि कॉम्पिटिटर भी आ गए मार्केट में और उसने मार्केट से आइसक्रीम का जो उसका मार्केट था उसको छीन लिया। अब क्या है आगे, एट द बिगिनिंग ऑफ समर सीज़न, जब समर सीज़न स्टार्ट हुआ तो उसको 4000 आइसक्रीम की सप्लाई करने का एक ऑर्डर मिला। तो उसने सोचा कि ये ऑर्डर वो टाइम पर डिलीवर कर देगी और वो एडिशनल वर्कर हायर करेगी। एडिशनल वर्कर हायर करने से क्या हुआ कि उसका जो आइसक्रीम थी उसकी हाई प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, क्योंकि आप जब एडिशनल वर्कर रखोगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट तो इंक्रीज़ होगी ना। तो जो आइसक्रीम थी, सपोज उसकी 10 रुपये की एक आइसक्रीम बनती थी, वो 12 रुपये की बनने लगी। तो उसका हाई प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया और अपनी गोल को अचीव करने के लिए उसने कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे उसने इग्नोर कर दिया, वो बताना है। तो ये केस टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसमें पूरा एक केस दिया होता है और उसके हिसाब से आपको बताना होता है। यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और पूछी है, आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट हैज़ बीन इग्नोर्ड बाय मीता, ऑल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इसे एग्जाम्पल से समझाना भी है कि कैसे उसने इग्नोर किया। तो यहाँ पर उसने जो इग्नोर किया है कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट है इफ़िशेंसी वर्सेस इफ़ेक्टिवनेस का। इफ़िशेंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस चैप्टर 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे उसमें भी देखा था कि बार बार इसी से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा रही थी। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या होता है इफ़ेक्टिवनेस एंड इफ़िशेंसी। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि मीता हैज़ इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ़िशेंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस वी शुड कीप एट माइंड इन एवरी बिजनेस पर्पस ऑफ मैनेजमेंट टू अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें गोल को अचीव करना है, लेकिन उस गोल को अचीव करना है इफ़ेक्टिवली और इफ़िशियंटली दोनों। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? इफ़िशियंसी मीन्स अटेनिंग ऑब्जेक्टिव विद द स्पेसिफाइड कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट है उसी कॉस्ट में हम जब कोई प्रोडक्ट को बना लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि हमने इफ़िशियंसी से काम किया है। और इफ़ेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है? जो टाइम पीरियड है उसमें बना लेते हैं तो उसका मतलब है कि हमने काम इफ़ेक्टिवनेस से किया है। तो हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें इफ़ेक्टिवनेस का भी ध्यान रखना है और हमें इफ़िशियंसी का भी ध्यान रखना है। मतलब हमारी जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ ना हो और समय पे भी काम पूरा हो जाए। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, जो मीता ने नहीं रखा।
उसने इस कॉन्सेप्ट का ध्यान नहीं रखा ना, तभी तो उसका डिले हो गया और प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ गई। तो इन दोनों ही चीज़ों का उसने ध्यान नहीं रखा। तो अब इसका एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है जो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। हमने आंसर में एक्सप्लेन कर दिया है कि एक चिप्स बनाने वाली कंपनी है, वो चिप्स के पैकेट बनाती है और उसे एक साल में 5000 यूनिट मतलब 5000 पैकेट बनाने रहते हैं। उसकी जो चिप्स की कॉस्ट है वो 10 रुपये है एक चिप्स के पैकेट की। लेकिन उसने क्या किया, अपने जो टारगेट को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा लेबर लगा दी। एक्स्ट्रा लेबर लगा दी तो क्या हुआ, जो उसकी जो कॉस्ट थी वो 10.5 हो गई, मतलब 10.5 रुपये उसकी कॉस्ट हो गई। 10.5 रुपये उसकी कॉस्ट हो गई तो इसका क्या मतलब हुआ, उसकी कॉस्ट बढ़ गई। तो जब उसकी कॉस्ट बढ़ गई तो क्या मतलब हुआ कि इफ़िशियंसी ख़त्म हो गई। इफ़िशियंसी ख़त्म होने का मतलब क्या है कि कॉस्ट बढ़ना, ये हमने अभी पढ़ा ना कि इफ़िशियंसी ख़त्म होने का मतलब है जब हम हमारी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं तो मतलब हमारी इफ़िशियंसी ख़त्म हो जाती है। उसी कॉस्ट में और उसी टाइम पीरियड में बनाना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें बताई है। अब उसको उसी मेन पावर के साथ यदि वो 10 रुपये में वो चीज़ बना लेती तो उसको अपना टारगेट अचीव हो जाता, लेकिन उसने कॉस्ट बढ़ा दी तो इफ़िशियंस नहीं रही वो, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें समझाई गई है कि किसी भी बिज़नेस को सक्सेसफुल होने के लिए एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव दोनों होना पड़ता है एक ही समय में। क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसके 3 डायमेंशन हैं। मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन हैं। कौन कौन से डायमेंशन हैं उसी को हमें यहाँ पर बताना है। तो मैं पहला डायमेंशन है मैनेजमेंट एट वर्क। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी, क्योंकि आपने देखा होगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इसी से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई हैं। मैनेजमेंट एट वर्क इट कंसर्न विद परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटी एंड टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्क है मतलब जो हम काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको परफॉर्म करती है ये। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है जो काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसको देखना, जो मेन काम है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट इन फैक्ट्री, जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहा है क्योंकि उसी पे ही तो सारा बिजनेस चल रहा है ना, तो उससे ध्यान रखना। ट्रीटिंग पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल है वो भी अपना एक बिजनेस ही चला रहे हैं, तो उनका मेन काम क्या है, उनका मेन काम है अपने पेशेंट को देखना, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है जो मेन काम होता है मैनेजमेंट का वो पीपल को देखना होता है। पीपल कौन होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स होता है ऑर्गेनाइजेशन का। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, जो व्यक्ति काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जो ह्यूमन काम कर रहा है उनकी पूर्ति सही तरीके से हो रही है कि नहीं ये देखना। मैनेजमेंट ऑफ पीपल डीलिंग विद एम्प्लॉय एंड इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल किसी व्यक्ति से डील करते हैं या हम किसी एम्प्लॉय से जब डील करते हैं तो उसमें भी मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो मेन डायमेंशन है इसका मैनेजमेंट ऑफ पीपल है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये सारी एक्टिविटी प्रोडक्शन साइकिल से रिलेटेड होती हैं कि आपके जो ऑपरेशंस हैं मतलब जो प्रोडक्शन का जो साइकिल है, जो प्रोसेस है वो सही तरीके से हो रही है कि नहीं। ये फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल एंड ट्रांसफॉर्म टू इनटू डिज़ायर, मतलब इनपुट जो दे रहे हैं हम, कोई जैसे हम क्लॉथ्स बना रहे हैं तो क्लॉथ्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो स्विंग मशीन चाहिए, जो क्लॉथ्स चाहिए, वो सही तरीका इनपुट जा रहा है कि नहीं और उससे सही तरीके का प्रोडक्ट बाहर निकल के आ रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी कौन देखती है, मैनेजमेंट देखती है। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द मीन बाय मैनेजमेंट एज अ साइंस, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ एनी 3 फीचर। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, इन तीनों ही चीज़ों को आपको अच्छे से कर लेना है। कोई एक ना एक चीज़ यदि आपसे चैप्टर 1 में पूछी जाएगी तो इनमें से एक होगी। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो क्या होता है मैनेजमेंट, तो ये तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड देयर इफेक्ट। साइंस क्या कहता है, हम कोई कॉज करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होगा, तो वही बता रहा है कि मैनेजमेंट एक साइंस है जो कॉज और इफ़ेक्ट के बीच रिलेशन बना के रखता है। अब इसमें क्या बताया गया है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे हम, क्योंकि इसमें पूछे भी गए हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए कहाँ पर है मैनेजमेंट, हाँ इसमें फीचर्स पूछे, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही होते हैं तो आपको वो बता देना है। तो देखिए, तो अब हम क्या बताएंगे, पहला क्या दिया हुआ है देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज
ये एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मतलब साइंस का क्या मतलब है कि इसकी अपनी थ्योरी है, इसके अपने प्रिंसिपल हैं जो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाए गए हैं। इसकी जो अपनी थ्योरी होती है वो एक साइंस की थ्योरी होती है। जैसे साइंस पढ़ते हैं ना, हमने अभी 10th तक साइंस पढ़ी, तो उसमें एक थ्योरी चलती है कि कोई भी चीज़ की जो थ्योरी है। तो मैनेजमेंट को इसीलिए साइंस कहा गया है क्योंकि एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और इसी कारण इसे साइंस कहा गया है। नेक्स्ट है, इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, ठीक है, जो इसे ऑब्जर्व करते हैं, मैनेजमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। इसके कुछ प्रिंसिपल हैं। अब ये प्रिंसिपल कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप बताते हैं। ये हर जगह यूज़ होते हैं, जिससे क्या होता है, जो मैनेजमेंट पे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि ये रिलायबल हो जाते हैं। जब साइंस से कोई चीज़ जुड़ जाती है तो हम अपने आप उसको रिलायबल समझने लगते हैं कि नहीं भैया ये अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। ऐसा नहीं है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। जैसे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स एक्सेप्टेड हैं, उसी तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, ठीक है। ये वैलिड हैं, इन्हें हर जगह यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, इनकी हर जगह एप्लीकेबल किया जाता है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये प्रिंसिपल अब हम आगे पढ़ेंगे ना, जब आप पढ़ते जा रहे होंगे इसमें मैनेजमेंट में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अभी आगे वाले चैप्टर में आएंगे। नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है, एसेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं काम करने में। पहला फंक्शन कौन सा है? इसका पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लानिंग। कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही प्लानिंग बनाई जाती है, क्योंकि ये एंटरप्राइजेस के प्लान और वेरियस डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन बनाता है। जो प्लानिंग हुई है कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही तो दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंचती है ना, तो कोऑर्डिनेशन का प्लानिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या होता है, देखिए वही चीज़ उसमें आगे बताई गई है कि प्लानिंग से ही क्या होता है ना, कोऑर्डिनेशन की हेल्प से प्लानिंग के थ्रू ऑब्जेक्टिव और रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और हम हमारे गोल्स को अचीव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। जो कोऑर्डिनेशन है वो अथॉरिटी और किसके बीच, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो उसके नीचे काम कर रहे हैं उनके बीच के ऑर्गेनाइजिंग करने में कोऑर्डिनेशन का बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। उसके बाद है स्टाफिंग। कोऑर्डिनेशन गेनिंग बाय असेसिंग द एम्प्लॉय टू राइट जॉब टू सीइंग द स्किल्स एंड एबिलिटी। आप कोऑर्डिनेशन, अब आप जब अपने एम्प्लॉय से बात करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि वो एम्प्लॉय सही तरीके से काम करेगा कि नहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम उसको उसके थ्रू क्या कर लेते हैं, स्टाफिंग करते हैं। स्टाफिंग भी तो होती है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद है डायरेक्टिंग। कोऑर्डिनेशन इज़ द नीडेड अमंग ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, सजेशन एंड बिटवीन द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। सुपीरियर मतलब जो हमारे टॉप लेवल वाले हैं और सबॉर्डिनेट्स मतलब जो हमारे जो लोअर लेवल वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो इनके बीच क्या होता है ना, डायरेक्टिंग। अपर लेवल वाला लोअर लेवल वाले को डायरेक्ट करता है ना, तो वो किसके थ्रू करता है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू करता है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बाद में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन अचीव बाय कंट्रोलिंग द रिजल्ट, क्लोज एंड प्लान रिजल्ट। जब हम कंट्रोल करेंगे कि भैया सही तरीके से काम करो तो उससे क्या होगा, हमें सही रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट में एसेंस है, ज़रूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, देखो ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं बच्चों जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन इज़ अ नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। तो हाँ सही बोल रहे हैं कि तीनों लेवल जो लेवल होते हैं मैनेजमेंट के उसमें कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। क्यों, वही चीज़ है अभी अपन ने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा ना, उसी को घुमा फिरा के पूछा है, कोऑर्डिनेशन से ही रिलेटेड है। टॉप लेवल मैनेजमेंट इट रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेटेड ऑल एक्टिविटी परफॉर्म द मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही तो मिडिल लेवल और लोअर लेवल से बातचीत करेगा। उसके बाद है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा बहुत जो अलग अलग सिंगल इंडिविजुअल हैं उनसे, ठीक है। उसके बाद है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, ये एफर्ट जो लगा रहे हैं, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं, जो स्टाफ हैं, वो एफर्ट लगाते हैं ना, वही तो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वो क्यों लगाते हैं एफर्ट, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रोडक्ट बना के सेल करना है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव कर सके। तो वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही तो अपने जो अपर लेवल है और मिडिल लेवल के लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो
व्हाट इज़ द मीन बाय मैनेजमेंट एज अ आर्ट? मैंने आपको बोला था मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन एंड मैनेजमेंट एज अ आर्ट आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो आर्ट क्या है? एक स्किलफुल एक्टिविटी है जो हर व्यक्ति में होती है। आर्ट को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे मैं हूँ, मेरा अलग तरीका है, आप हैं, आपका अलग तरीका है, कोई और है उसका अलग तरीका है, तो हम सब अपने तरीक़ों से काम करते हैं। तो मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया है क्योंकि हर व्यक्ति अपने एफर्ट लगाता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं ये कि इसके फीचर्स भी बताने हैं, तो इसके फीचर्स क्या हैं देख लेते हैं। मैनेजमेंट आपको तो आता ही होगा, ये आर्ट वाला क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छे से करा होगा। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस द आर्ट मैनेजमेंट डे टू डे जॉब मैनेजिंग द एंटरप्राइजेज बेसिस ऑफ स्टडी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। हम इनके बेसिस पर रोज के जो काम हैं वो कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर टू एबल टू अप्लाई द पर्सनलाइज्ड मैनर। हमें पता है कि काम करने का तरीका कैसा है, तो हम उसे दूसरे लोगों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्ट रिक्वायर क्रिएटिविटी, सिमिलर मैनेजर टू रिक्वायर क्रिएटिविटी टू अप्लाई द एक्वायर नॉलेज ऑफ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर इन रियल सिचुएशन। हम कोई काम को कर रहे हैं और अपन अपनी अलग से क्रिएटिविटी लगा रहे हैं, तो हमारा हो सकता है तरीका अच्छा हो, ज़्यादा क्रिएटिव हो, तो हम उस काम को जल्दी कर लें। तो वही है मैनेजमेंट एज अ आर्ट में हम क्रिएटिव मैनर से काम कर सकते हैं। क्लियर? अब ये तो सिंपल सा पहला ही क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट कैन बी डिफाइन द प्रोसेस ऑफ वर्क द टास्क ऑफ रिक्वायर फॉर अचीविंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? हम इफ़ेक्टिवनेस का भी ध्यान रखें, इफ़िशियंसी का भी ध्यान रखें, और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसको अचीव कर सके। इसमें हेल्प कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। ठीक है ना? तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीज़ें मिलके ही तो काम होगा ना। एक व्यक्ति एक अकेला बोल देगा कि भैया मैं तो बस प्लानिंग कर दूंगा, बाकी सब चीज़ें होने दो, सब बेकार है, नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें मिलके ही मैनेजमेंट कहलाती है। मैनेजमेंट के देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें बताया गया है मैनेजमेंट क्या है। इससे हम ग्रुप गोल अचीव कर सकते हैं, मैनेजमेंट से हम इफ़िशियंसी के थ्रू प्रॉपर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, और मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम कॉस्ट से मालूम कर सकते हैं। ठीक है ना? उसके बाद क्या बताया गया है, 2 ही पॉइंट पूछे थे तो ये 2 पॉइंट बता दिए। जितने पॉइंट पूछे आपको सिर्फ पॉइंट आप एक बार रिकैप कर लेना, बाकी तो फिर आपको यदि समझ में आ गया है कि ये कौन सी चीज़ क्या होती है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, स्टेट एनी 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव बताना है। पहला है सर्वाइवल, दूसरा है प्रॉफिट, एंड तीसरा क्या है, ग्रोथ। ये चीज़ क्या है, ये मेन जो ऑब्जेक्टिव हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। पहला क्या करना कि भैया जो मार्केट में हमें सर्वाइव करना है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो और भी लोग कर रहे हैं, तो यदि हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा रहने का मतलब क्या है। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट की हेल्प से, वो है सर्वाइवल। दूसरा है सर्वाइव करने के साथ साथ हमें बिजनेस में प्रॉफिट भी अर्न करना है। ऐसा नहीं कि हम सर्वाइव कर रहे हैं और कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा है प्रॉफिट अर्न करना, और तीसरा है सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न नहीं करना है, हमें ग्रोथ भी करना है, हमें आगे भी बढ़ना है। तो यहाँ पर ये 3 मेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको आप बहुत अच्छे से, इसके फीचर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका एसेंस सब आप अच्छे से पढ़ लेना, है ना। तो कोऑर्डिनेशन गिव प्रॉपर डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन के थ्रू क्या होता है, हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है। हम जब सारे लोग मिलकर आपस में बातचीत करते हैं तो हमें पता रहता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। हो सकता है कि बहुत से लोग उसमें से हमें राय दे दें, बता दें कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो जब आप कोऑर्डिनेशन करोगे तभी पता चलेगा ना। तो ये हमें प्रॉपर डायरेक्शन देता है। कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट मोटिवेशन। कोऑर्डिनेशन से ही तो हम सामने वाले को मोटिवेट कर पाएंगे ना। जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब तक सामने वाला काम कैसे करेगा, क्योंकि एक ही काम को कर करके क्या होता है, कई बार बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है ना बोर हो जाते हैं, तो उनको मोटिवेट करना पड़ता है। तो वो मोटिवेशन के थ्रू वो काम करने में अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम बातचीत करेंगे तभी तो हम रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम अच्छे से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। रिसोर्सेज तो पता है ना, जैसे हम ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर
कुछ चीज़ हैं जो वहीं की खासियत है, तो हम वहाँ से उन चीज़ों को लेकर उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर हमने 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखे हैं चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।